Hello students, today I am going to discuss some of the probable questions of CBSE and ICSE Board of Physics that most of the questions do come from the same topic again and again. बेसिकली आई वांट टू से कि पूरे फिजिक्स के सिलेबस को हम 20 क्वेश्चन में रिड्यूस तो नहीं कर सकते हैं, बट श्योरली सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी जो है एग्जाम में सबसे ज़्यादा है. एंड इफ़ यू आर लैकिंग इन फिजिक्स, अगर आप लास्ट टाइम पे जो है फिजिक्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि हम लोग यहाँ पे इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट अवे. Derive an expression for force current between two long current carrying wires kept parallel to each other in vacuum. So हमें पता है कि भाई दो बॉडी जो है आपस में फोर्स जो है तब लगाती है एक दूसरे के ऊपर, और कोई भी बॉडी जो है किसी दूसरे के फील्ड में जो है फोर्स एक्सपीरियंस करती है. तो सपोज वी टेक एलिमेंट, मैं दो वायर लेकर यहाँ पे हूँ और वायर दोनों जो है इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर्ड है. तो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर्ड और उनके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज लेमडा 1 एंड लेमडा 2. ठीक है, अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ वायर 2 पे, एंड दैट एलिमेंट हैज़ अ लेंथ dy. ठीक है, ये dy लेंथ है, और हमें पहले से पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लेमडा होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी में अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ, लाइक लेमडा इंटू डी वाई इज गोइंग टू बी चार्ज, और एक बार यहाँ पे हमें चार्ज पता चल गया, सपोज हमने जो है चार्ज निकाल लिया, और यहाँ से लेमडा जो है लेमडा इज सपोज q बाई एल, एंड अगर हमें यहाँ से चार्ज निकालना है तो q इक्वल्स टू ये हो जाएगी लेमडा इंटू एल, और हमने जो यहाँ पे एलिमेंट लिया हुआ है दैट इज डी वाई. तो चार्ज दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू विल बी लेमडा, लेमडा है कितनी, लेमडा 2 है, तो लेमडा 2 इंटू जो है डी वाई हो जाएगी. दिस विल बी द चार्ज ऑन दैट स्मॉल एलिमेंट. ठीक है, अब स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज आ गई. अब जो है ये वाली चार्ज जो है इस वाले वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फोर्स महसूस करेगी. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए अप्रोच, कि इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना चाहिए. और हमें पता है कि लॉन्ग इन्फिनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 2k लेमडा बाई आर. जैसे कि यहाँ देख सकते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि लेमडा 2 इंटू डी वाई ये हो जाएगी चार्ज ऑन दैट स्मॉल एलिमेंट. ठीक है, ये चार्ज आ गई. अब हमें क्या बोला कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई भी बॉडी जो है दैट एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स इन द फील्ड ऑफ अदर बॉडी, तो दूसरे बॉडी के फील्ड में जो है ये फोर्स महसूस करने वाली है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है वायर 1 की, और चार्ज जो है वो किस पे है, वायर 2 पे है. तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, फोर्स हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो होती है Q इंटू ई. Q that is charge and E is the electric field produced due to wire 1. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगी लेमडा 2 इंटू डी वाई दैट इज द चार्ज जो कि हम लोगों ने यहाँ निकाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो है 2k लेमडा 1 बाई आर. लेमडा 1 क्या है, तो फर्स्ट वाले वायर की जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ देख सकते हैं, और r डिस्टेंस पे वायर है तो इसके वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2k लेमडा 1 बाई आर. तो उसके वजह से जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी हुई है 2k लेमडा 1 अपॉन आर. ठीक है, अब यहाँ से डी, तो इसको रीअरेंज कर दिया है, यहाँ लिखा हुआ है 2k, तो लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू डी वाई अपॉन आर हो जाएगी. यहाँ पे ये लिखी हुई है 2k लेमडा 1 लेमडा 2 डी वाई अपॉन आर. अब ये फोर्स आ गई. अब फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉल एलिमेंट की लेंथ थी जो कि डी वाई थी, उस डिवाइस से हम क्या करेंगे, लाकर यहाँ डिवाइड कर देंगे. तो ये आ जाएगी डी एफ अपॉन डी वाई की वैल्यू आ गई 2k लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन आर. तो ये आ गई फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है दो लॉन्ग वायर के बीच में. ठीक है, बहुत ही बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो जरूर जो है इस वाले डेरिवेशंस को जो है करके जाएंगे. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्या है, राइट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आल्सो डिस्कस इट्स स्लोप. ठीक है, विद लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हमें पता है कि कोई भी फोटो सेंसिटिव सरफेस होती है उस पर जब लाइट फॉल करती है
तो जो लाइट फॉल करती है इट शुड हैव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो इक्वल हो या तो उससे ज़्यादा होगी, तो क्या होगी, तो लाइट जो होंगे उसके अंदर होते हैं पार्टिकल्स जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। तो वो फोटॉन्स क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स पे जाके जो है इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे, और अगर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी तो दे विल नॉक आउट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट फोटो सेंसिटिव सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। और एक बार इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे तो ये एक्चुअली जो ये फिनोमेना होती है कि इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये फिनोमेना जो है वो क्या होती है, वो सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है या तो होती है या तो नहीं होती है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो लाइट के पास जो है फोटोन की एनर्जी है सपोज 20 जूल, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ जो है वो 25 जूल से बंधी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो है जुड़े हुए हैं। अब अगर उस फोटोन की एनर्जी जितने से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से जुड़ी हुई है, अगर उससे एनर्जी कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन कभी भी जो है वो मतलब बाहर निकल नहीं पाएगी, उसका एमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जब एमिशन नहीं हो पाएगा तो यही है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की लाइट के पास जो है अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट हो जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ठीक है, और पार्टिकल नेचर, जो लाइट के पार्टिकल होते हैं जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, उनके एनर्जी पे डिपेंड करती है। और फोटॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हम पहले जानते हैं फॉर्मूला E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। न्यू क्या होती है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जिसके फोटोन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई। बाकी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि वेव थ्योरी जो है, यहाँ पे एक मैं और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्यों फेल कर जाती है। तो वेव के अकॉर्डिंग क्या होती है कि देयर शुड बी जो है एडिटिव नेचर होनी चाहिए। अगर मान लो कि लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो क्या होना चाहिए था कि बहुत सारे लाइट मिलकर जो है एक एडिटिव नेचर से क्या कर सकते थे, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते थे, और फाइनली जो है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर लाइट वेव नेचर को अगर यहाँ पे कंसिडर करते तो फिर कोई भी लाइट जो है इट शुड हैव नॉक्ड आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव सरफेस, जो कि यहाँ पे वो केस नहीं है। मतलब यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये जो है कंफर्म हो जाती है कि लाइट ऑल्सो हैज पार्टिकल नेचर, और उस पार्टिकल नेचर को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो लेट अस मूव नेक्स्ट। हमें देखना है कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो वी नो द इक्वेशन लाइक वो ये है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव। हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, तो देख सकते हैं प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी है ये लेफ्ट हैंड साइड, फ्रीक्वेंसी ये है। तो इस ग्राफ को अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से अगर कंपेयर करूं, ये इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि ये हमें ग्राफ जो है y और x के बीच में बनाना है, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है, मतलब द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसकी जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन है, तो ऑलरेडी वी नो कि ग्राफ जो है इसकी ग्राफ में बना रहा हूँ, किसी ग्राफ जो है कुछ ऐसी जो है ये इस तरह की बनेगी। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये वाली लाइन की ये स्लोप हो जाएगी, और स्लोप हमें पता है कि tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो सकती है, दिस इज द स्लोप। और ये स्लोप जो है किसके इक्वल है, प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो h के इक्वल होती है, और h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब कोई सी भी मेटल की बात करें, या सोडियम की बात करें, या पोटेशियम की बात करें, या कोई भी फोटो सेंसिटिव सरफेस को ले, तो उसकी जो स्लोप होगी, अगर ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ड्रॉ की गई है, तो जो स्लोप होगी वो हमेशा जो है इंडिपेंडेंट होगी किसके, नेचर ऑफ मटेरियल से। कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, हमेशा स्लोप जो होगी वो क्या होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होगी, मतलब हमेशा h होगी। और इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है नेगेटिव है, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये फाई के इक्वल है। मतलब फाई क्या होती है, तो फाई होती है वर्क फंक्शन। क्या होती है, वर्क फंक्शन। और हमें पहले से पता है कि जिस एलिमेंट की वर्क फंक्शन कम होती है वो ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होती है, और जब ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होगी मतलब जो है इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने के चांसेस जो होंगे वो क्या होंगे, हायर होंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका ग्राफ और उनके स्लोप की बात हो गई।
ठीक है, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन इंटरफेरेंस एंड इट्स कंडीशन। पता है हमें इंटरफेरेंस क्या होती है, इंटरफेरेंस में क्या होता है। तो इंटरफेरेंस फिनोमेना जो है वो लाइट वेव भी देती है, साउंड वेव भी देती है, और एक्चुअली में होता क्या है कि जब दो वेव, ठीक है, उनके जो फ्रिक्वेंसी होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो है दो वेव जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो प्रोपगेट करते हैं। प्रोपगेट करते हैं तो फिर क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। जब ओवरलैप करते हैं तो जो ओवरलैपिंग से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है सेम फेज में ओवरलैप करते हैं, कभी कभी होता है क्या अपोजिट फेज में ओवरलैप करते हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं पे किसी पोजीशन पे जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, मतलब इंटेंसिटी की वेरिएशन होती है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, ठीक है। और इसी इंटेंसिटी में जो वेरिएशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। आगे चल के हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि जो अल्टरनेट हमें क्या मिलते हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं। वो इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है। तो इसी इंटेंसिटी के वेरिएशन को, ठीक है, वी कॉल इट इंटरफेरेंस। ओके, अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एग्जैक्टली वही चीज जो मैं बता रहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगी, जब सेम फेज में जो है दो लाइट जो है क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ठीक है, सुपर इम्पोज करेंगे, तो यहाँ पे बनेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमें पहले से पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होती है वो वो जो है लाइक डेल्टा एक्स, वो पाथ डिफरेंस जो होती है वो एन लेमडा के इक्वल होती है, ठीक है। और यहाँ से हमें पहले से पता है कि जब हम इसके डेरिवेशंस करते हैं, ठीक है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जब डेरिवेशंस करते हैं तो हमें पता है कि जो इसकी बीटा की जो वैल्यू आती है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आती है। अब समझे, यहाँ पे मैं बोल रहा था पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस एन लेमडा के इक्वल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। और अगर पाथ डिफरेंस जो है 2n+1 लेमडा बाई 2 के इक्वल है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 1 ऐसे रखते जाएंगे और हमें क्या करे मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो है कंडीशंस मिलते जाएंगे। मान लो हमसे बोला गया है फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, n की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं और एग्जैक्टली जो है हमें पाथ डिफरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो है मिलती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एंड एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस। तो लीनियर सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में क्या है कि कहीं पे एक ब्राइट बन रही है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि दिस इज द सपोज सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, इसको हमने बी ओ बोल दिया। अब यहाँ पे हो गया फर्स्ट ब्राइट, इसको B1 बोल रहा हूँ। यहाँ पे हो गई सेकेंड ब्राइट, सेम इट विल बी ऑन द अदर साइड एज वेल। अब ये B1 B2 जो हो गई, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि दो अल्टरनेट, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव जो है डार्क के बीच की जो लीनियर सेपरेशन होती है उसी को हम बोलते हैं लीनियर फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है, लीनियर फ्रिंज बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों ब्राइट की पोजीशन निकालते हैं, फर्स्ट ब्राइट की और सेकंड ब्राइट की, और फिर उनके क्या करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं, और जब डिफरेंस लेते हैं तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, वो आ जाती है एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये हो जाती है बीटा की वैल्यू। ये जो है बीटा की वैल्यू हो जाती है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब जो बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, अब बीटा की वैल्यू आ गई, तो हमें पता है कि लीनियर सेपरेशन अगर आ चुकी है और दिस जो डिस्टेंस होती है यहाँ देख सकते हैं वो कैपिटल डी के इक्वल होती है, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी से मेंशन होती है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जब इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो इस बात पे इंफेसिस दी जाती है कि स्लिट के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी से और स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल डी से हम मेंशन करते हैं। और फाइनली जो है यहाँ पे जो लीनियर सेपरेशन आती है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस आई है उसी को हम बीटा बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें एंगुलर सेपरेशन चाहिए। तो एंगुलर सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, आर्क अपॉन रेडियस के कंसेप्ट से हम क्या करते हैं, इसको इस रेडियस मतलब कैपिटल डी से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो फिर उसको जो है
सपोज अल्फा से बोल दिया और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो लेमडा अपॉन स्मॉल डी आ जाएगी, ये हो जाएगी एंगुलर सेपरेशन। तो हमेशा लीनियर सेपरेशन से एंगुलर सेपरेशन को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हो जाएगी लीनियर सेपरेशन। अच्छा, यही सेम जो है वैल्यू अगर दो लगातार डार्क के बीच की लीनियर सेपरेशन को निकालेंगे तब भी वो इतनी ही आएगी, तब भी जो है वो इतनी ही आएगी, क्यों, ये लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरफेरेंस की कंडीशन और लीनियर सेपरेशन और एंगुलर फ्रिंज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक। Draw a ray diagram showing image formed at the least distance of distinct vision in compound microscope. Write formula for its magnification। तो जनरली क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बेट क्वेश्चंस होते हैं जिनका सभी का तैयार होता है, मतलब डेरिवेशंस और जो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनके मैग्निफिकेशन। लाइक ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो मैक्सिमम लोग जो है तैयार करके जाते हैं, लेकिन फिर से इसको रीफोकस करें। लाइक डायग्राम देख सकते हैं, अगर डायग्राम पे फोकस पहले करते हैं, इसका डायग्राम इसका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गई और ये आईपीस हो गई, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो हो गई उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट, इस वाली ऑब्जेक्ट की इस वाले लेंस के हेल्प से, ऑब्जेक्टिव लेंस के हेल्प से पहले हम इसकी इमेज बनाते हैं, ठीक है। और इमेज जो बनती है उसको हम ऐसे मेक श्योर करते हैं ताकि वो इमेज जो बनी है वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं बने, तभी जो है इस वाले ऑब्जेक्ट की ये वाली लेंस जो है इसकी इमेज कहाँ बना पाएगी, वर्चुअल अपराइट बना पाएगी। मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल अपराइट बनी है, ठीक है। तो ये होता है फंक्शनिंग, और इस तरह से ये रे डायग्राम हो गया, ठीक है। अब जो फाइनल इमेज बनी है, देखो ये इंटरमीडिएट इमेज है, इस वाले लेंस से, आईपीस वाले लेंस से जो इमेज बनी है वो फाइनल इमेज बनी है, और फाइनल इमेज देख सकते हैं कि वो इसके रिस्पेक्ट में जो है वर्चुअल अपराइट ही है, ठीक है। और ये इमेज कहाँ बनी है, तो ये डी पे बनी है। अब डी पे बनी है तो हमें पता है कि इस वाले लेंस की मैग्निफिकेशन और इस वाले लेंस की मैग्निफिकेशन जो है हम निकाल सकते हैं। हमें वैसे डेरिवेशन जब करेंगे तो विल नॉट गो इनटू द डिटेल्ड पार्ट ऑफ डेरिवेशन, हम जो है आसानी से जो है इसके like angular magnification is product of magnification by eyepiece and magnification by objective, ठीक है। और हम जनरली जो है इसकी मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1+d अपॉन एफ ई, ये ध्यान रख सकते हैं। जब डिटेल में जब इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं तो फिर हम इन सारे फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो सबसे पहली चीज़ कि इसकी जो है रे डायग्राम एक बार दो बार प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में जो है अगर केवल इसको देख कर जाएंगे तो एग्जाम में जो है मुश्किल होगी ड्रॉ करने में, ठीक है। तो इसको एक बार देख कर जाएं कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, फाइनल इमेज क्या बन रही है, कैसी बन रही है। ऑब्जेक्टिव की अपर्चर छोटी होती है, आईपीस की अपर्चर जो है बड़ी होती है, ठीक है। और फिर मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, ये वाली जो मैग्निफिकेशन है ये किसने प्रोड्यूस किया है, ऑब्जेक्टिव ने किया हुआ है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लेते हैं यू ओ से और इमेज डिस्टेंस लेते हैं वी ओ से। और नॉर्मली हम लेंस के लिए जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसलिए इस वाले लेंस के लिए जो लिखा है हमने वी ओ अपॉन यू ओ, और साथ में 1+d एफ ई इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो आईपीस की फोकल लेंथ है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, मैग्निफिकेशन जो है ये हो जाएगी तब जब इमेज जो है डी पे बनी है, फाइनल इमेज की बात हो रही है। ये इंटरमीडिएट इमेज है, फाइनल इमेज ये है। और अगर यही फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनती है तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन होती है प्रोड्यूस बाय द आईपीस वो जाती है डी अपॉन एफ ई, ठीक है। तो हो जाएगी वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई, वो मैग्निफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखें इधर, हाउ कैन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम एंड 10 मिली एम्पियर
कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 100 वोल्ट, ड्रॉ ऑल लेवल डायग्राम। तो बेसिकली हमें पता है कि जो गैल्वेनोमीटर होती है, सपोज मैं एक ऐसा एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर सपोज ये है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की अपनी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस भी है जो कि गिवन है, कितनी है तो 100 ओम है, ठीक है। तो ये इसकी रेसिस्टेंस जो है 100 ओम है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो आई जी उसको ले रहे हैं, कितना है तो 10 मिली एम्पियर है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। तो पता होगा कि जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक स्मॉल वैल्यू की रेसिस्टेंस जिसको शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, दैट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इफेक्टिव जो रेसिस्टेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन वोल्ट मीटर में क्या होता है कि हम जो है एक हाई वैल्यू की रेसिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अटैच करते हैं। जो मान लो उसकी रेसिस्टेंस को हमने RH बोल दिया, ठीक है। अब ये RH हो गई और इसकी रेसिस्टेंस को हमने क्या बोला हुआ था 100 ओम, जो कि RG बोल दे रहे हैं, ठीक है, ये RG हो गई। तो बेसिकली जब गैल्वेनोमीटर के साथ जब एक हाई वैल्यू की रेसिस्टेंस जब सीरीज में अटैच होती है तो क्या हो जाता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है ना। इसको हमने वोल्ट मीटर बोल दिया। तो बेसिकली वोल्ट मीटर जो हो गई वो क्या हो जाएगी, अब हमसे क्या पूछा गया है कि कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 100 वोल्ट, मतलब जो ड्रॉप होनी चाहिए पोटेंशियल की वो होनी चाहिए 100 वोल्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, या 100 इक्वल्स टू आई कितना है 10 मिली एम्पियर है, तो 10 मिली एम्पियर हो गया। इसको मैं एम्पियर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, आई जी, और V इक्वल्स टू होता आई आर, और R में इस बार नेट रेसिस्टेंस होगी जो कि आर जी प्लस आर एच हो जाएगी। तो आर जी प्लस आर एच हो जाएगी और ये हो जाएगी नेट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, आर जी की वैल्यू गिवन है 100 ओम और आर एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कर ले। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 की पावर -2, और इधर आकर क्या हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी 10 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू आर जी, एंड आर जी इज 100 प्लस आर एच। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 10,000 में 100 जो है माइनस हो जाएगी तो कितनी आ जाएगी 9900 आ जाएगी ओम, जो कि इसकी रेसिस्टेंस हो जाएगी। खुद वैल्यू से ही चेक कर सकते हैं कि इसके रेसिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, और हाई वैल्यू रेसिस्टेंस जो है कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, तो ये कन्वर्ट हो गई वोल्ट मीटर में। तो हम इसको रेंज की भी बात कर सकते हैं कि रेंज जो है इसकी अब हो गई है कितनी 100 वोल्ट, क्लियर, ठीक है। और अगर अगर हमें यहाँ से इसी गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना होता तो एक इसी के पैरेलल जो है यहाँ पे एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस जो है हम पैरेलल में अटैच कर देते, तो उस टाइम पे हम जो नेट निकालते, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस ही कर ले रहा हूँ, देखें इधर, ये आपका सपोज गैल्वेनोमीटर हो गया, और गैल्वेनोमीटर के साथ जो है ये पैरेलल में एक रेसिस्टेंस जो है अटैच कर दिया, और इसकी रेसिस्टेंस को मैं आर एस बोल दे रहा हूँ, शंट रेसिस्टेंस, ठीक है। और इसकी रेसिस्टेंस कितनी होती, तो इसकी रेसिस्टेंस आर जी में बोल रहा हूँ। अब करंट जो है मान लो यहाँ से आई आ रही है, अब गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाती है वो आई जी जाती है, तो बाकी जो बची हुई करंट हो जाएगी जंक्शन पे वो इधर जो है इस ब्रांच में कितनी जाएगी, तो वो जाएगी आई माइनस आई जी जाएगी, ठीक है। इस वाले ब्रांच में करंट वो इतनी जाएगी इधर से। अब हमें पता है कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में पैरेलल है, तो पोटेंशियल जो होगी क्या होगी, दोनों के क्रॉस ड्रॉप जो होगी वो सेम होगी, तो आसानी से हम ड्रॉप लिख सकते हैं दोनों के सेम। ड्रॉप क्या होती है, तो करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो ये वाली ड्रॉप हो जाएगी, इस पर कितनी हो जाएगी आई जी आर जी, और इस पे जो ड्रॉप हो जाएगी वो हो जाएगी इस पे पास होने वाली करंट जो कि आई माइनस आई जी है, और इनटू क्या हो जाएगी आर एस। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से शंट रेसिस्टेंस की जो है वैल्यू आ जाएगी, और उसकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट गॉस थ्योरम एंड डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो गॉस थ्योरम के लिए हमें पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में, क्लोज बॉडी से
मान लो एक हमने ऐसा एक बॉडी ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है चार्ज है, सपोज क्यू चार्ज है, ठीक है। और तो क्लोज बॉडी के लिए जो गॉस थ्योरम बोलती है वो क्या बोलती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट A इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। Q इनक्लोज्ड क्या है, इनक्लोज्ड है ये लिखा हुआ, मतलब क्लोज बॉडी में जो चार्ज अंदर में होगी वो इनक्लोज चार्ज ले लेंगे यहाँ पे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगी E डॉट A, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो A होती है उसको इधर लेकर जाते हैं और एग्जैक्टली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी एग्जैक्ट जो है स्टेटमेंट। अब इसको मैथमेटिकली हम डिराइव भी कर सकते हैं, लाइक एक हम यहाँ पे सेंटर पे चार्ज ले लेते हैं Q और एक स्फीयर ले लेते हैं। आप यहाँ से सपोज दिस इज Q, तो यहाँ से R डिस्टेंस पे हमें पता है कि इसकी जो स्फीयर की जो सरफेस एरिया होगी वो कितनी हो जाएगी, 4πr² हो जाएगी। और E इंटू सरफेस एरिया, तो यहाँ से हम कर सकते हैं E इंटू सरफेस एरिया, दैट इज 4πr² एंड दिस विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज्ड जो है Q है, ठीक है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E, और E की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, E की वैल्यू कितनी होती है चार्ज के कारण, KQ/R², KQ/R²। तो इसकी E की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे KQ अपॉन R² इंटू 4πr², ठीक है। तो भैया R² से R² क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और K हमें पता है कि K को हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा कांस्टेंट होती है, और K की वैल्यू क्या हो जाती है 1/4πε0। तो इसको यहाँ रखते हैं, तो ये आ जाएगी 1/4πε0, और साथ में क्या हो जाएगी 4π ऊपर है और Q है, तो ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगी और एग्जैक्टली कितनी आ गई Q/ε0, मतलब एग्जैक्टली जो है राइट हैंड साइड पर जो चीज़ है वो वेरीफाई हो गई है। तो हम लोगों ने गॉस थ्योरम को मैथमेटिकली जो है यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया है। और उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया, मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। स्फीयर ले लिया, अब स्फीयर की जो है एक रेडियस जो है ये R है, या इसकी रेडियस को हम कैपिटल R ले लेते हैं, तो ये कैपिटल R ले लिया। और हमें क्या करना है कि गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि मान लो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस जो है ड्रॉ करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, और गॉसियन सरफेस के अंदर देखते हैं कि कितनी चार्ज जो है इसके अंदर जो है वो ये जो है, सपोज दिस इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये चार्ज हमें निकालना होगा। सपोज हमने ले लिया यहाँ पे कि टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज QR, ये सॉलिड है, तो सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो होगी वो थ्रू आउट द वॉल्यूम जो है स्प्रेड आउट होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस गॉसियन सरफेस में, इसको हमने बोल दिया गॉसियन सरफेस, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस में हमें क्या करना होगा, पहले निकालना होगा कि चार्ज इनसाइड कितनी है, चार्ज इनक्लोज कितनी है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 4/3πr³, ये हो जाएगी पूरे बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम जो कि हो जाएगी इतनी, और उसमें उस स्फीयर की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, यूनिटरी मेथड लगाया है, और इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 4/3πr³, ठीक है ना। उसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है, ये वाली स्मॉल r है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये स्मॉल r है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे चार्ज इनक्लोज, ये Q इनक्लोज आएगी यहाँ से, और Q इनक्लोज कितनी आएगी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ बचेगी, तो आ जाएगी Q/R³ एंड दिस विल बी द चार्ज इनक्लोज्ड, ये चार्ज इनक्लोज्ड आ गई। अब चार्ज इनक्लोज आ चुकी है, तो एग्जैक्टली वी कैन यूज द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है E/A इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
ई हमें निकालना है, तो ई ए मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितनी है गॉसियन सरफेस की, तो हो जाएगी 4πr² हो जाएगी। डोंट फॉरगेट दिस इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, और क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ सॉल्व कर लिया है, तो ये आ जाएगी क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एग्जैक्टली इस वाले चीज़ को उधर लेकर चले जाए, तो ये हो जाएगा आपका r² से जो है आटम में कैंसिल हो जाएगी, और ये 4 पाई नीचे जाएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, जिसको हम k लिख देंगे। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आ जाएगी कितनी, k, और ये हो जाएगी q, साथ में एक स्मॉल r है, और नीचे क्या हो जाएगी, r³ हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे आई है, इनसाइड पे आई है, इनसाइड आई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। और एक बार जब हमें सरफेस पे चाहिए होगा, तो इसी स्मॉल आर को हम क्या कर देंगे, कैपिटल आर के इक्वल कर देंगे, तो एक्जैक्टली फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगी, उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। एक्जैक्टली यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो हो जाएगी KQ/r², ठीक है। और फिर जब इसको आउटसाइड करेंगे तो फिर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो चार्ज होगी वो क्या होगी, पूरी की पूरी चार्ज होगी, तो वहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगी KQ/r का स्क्वायर हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर और ध्यान दिए होंगे गॉस थ्योरम पे या इसके एप्लीकेशन पे, तो और भी बॉडी है लाइक इन्फिनिटली चार्ज वायर है, जिसकी वजह से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो है सॉलिड सिलेंडर है उसकी वजह से निकालते हैं। तो ये सारे जो हैं क्वेश्चंस जो हैं, जो कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं, वो सारे पार्ट जो है जरूर देखे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम 235 is 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? मतलब क्या हुआ कि जैसे हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बने बेसिकली, तो पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक न्यूक्लियस को हम प्रोवाइड करते हैं सो दैट इट डिसोसिएट इटसेल्फ इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये अनस्टेबल हो जाती है, इसके सारे न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो फ्री हो जाते हैं। तो दैट मच ऑफ एनर्जी गिवन टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, या इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं कि सारे न्यूक्लियॉन्स जो फ्री हैं उनको असेंबल करके एक बिल्कुल जो है न्यूक्लियस बनाने की जो कोशिश हो रही है, तो दे विल हैव टू गिव अप द एनर्जी। तो जो एनर्जी लिबरेट होगी उस एनर्जी को भी हम क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। और वो एनर्जी और ये एनर्जी बिल्कुल मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगी, एक बार सप्लाई कर रहे हैं और एक बार जो है एनर्जी रिलीज होगी, तो दोनों को हम बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब ये हुआ कि सपोज जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, तो यूरेनियम 92-235 की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता है हमें कि जो हेवी न्यूक्लियस है और हेवी न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, क्लियरली देख सकते हैं ग्राफ से भी कि वो 7 से ऊपर थोड़ा बहुत आ रही है, 8 से नीचे ही है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी हमें चाहिए होगा तो पर न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और न्यूक्लियन क्या होती है, ये मास नंबर होती है, और मास नंबर कितनी है 235। तो एग्जैक्टली अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, 7.5 इंटू 235 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और मतलब इतनी एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करते हैं इस न्यूक्लियस को, तो ये क्या हो जाएगी, इट विल डिसोसिएट इटसेल्फ इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, और ये अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस यूजिंग बाइंडिंग एनर्जी। ये कब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है और जो मिडिल साइज न्यूक्लियाई है और जो हेवियर न्यूक्लियाई है, देख सकते हैं ग्राफ अगर सही से स्टडी करेंगे तो जो मिडिल साइज न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है करीब करीब 8 से ऊपर है, एंड दे आर द मोस्ट स्टेबल ग्रुप। और स्टेबल ग्रुप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी ज़्यादा है, ज़्यादा होगी तो फिर ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे तब जाके अनस्टेबल होंगे, और जब ज़्यादा एनर्जी देने के बाद अनस्टेबल होंगे इट मीन्स दे आर हाईली स्टेबल। तो मिडिल साइज जो है न्यूक्लियाई जो ये ग्रुप है वो जो है काफ़ी स्टेबल होता है, उससे उसके बाद स्टेबल ये हेवी न्यूक्लियाई होते हैं, और उसके बाद सबसे कम स्टेबल जो होते हैं वो कौन होते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी कम है। इसलिए ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप
दोनों चाहते हैं कि हम मिडिल साइज न्यूक्लियाई की तरफ शिफ्ट करें, और मतलब दोनों का गोल जो है सेम है, बट दोनों के तरीके अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग है। ये बल्कि है, यहाँ पे अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे काफ़ी जो है स्मॉल साइज होती है, तो यहाँ पे n/p का रेशियो काफ़ी हाई होता है। तो मैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मतलब ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो हेवी न्यूक्लियाई है वो टूट कर, मतलब इट विल डिसोसिएट इटसेल्फ इनटू टू मिडिल साइज न्यूक्लियाई, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। फ्यूजन का मतलब टूट जाना, ठीक है। तो ये टूट कर जो है बन पाएगी मिडिल साइज न्यूक्लियाई, इसलिए इसको हेवी न्यूक्लियस जो है क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन शो करते हैं, तो उनका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और फिर जो है इसको जो है, अगर लाइटर न्यूक्लियाई को फिर से मिडिल साइज न्यूक्लियाई बनना है, तो हम लॉजिक लगा सकते हैं, खुद लगा सकते हैं कि लाइटर न्यूक्लियाई जो हल्के हैं तो दो मिलकर जो है मिडिल साइज न्यूक्लियाई बन पाएंगे, ठीक है। और जब मिलेंगे तो एक्चुअली क्या है, इनकी साइज बहुत कम होती है, तो ये आपस में जब मिलते हैं तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है सो दैट दे कैन फ्यूज देमसेल्फ, ठीक है। और वो फ्यूज तब हो पाएगी जब हाई टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तब जाकर ये आपस में फ्यूज होते हैं। मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन अगर इन लाइटर न्यूक्लियाई को स्टेबल होना है तो उनको क्या करना होगा, आपस में जो है कंबाइन करके एक मिडिल साइज न्यूक्लियाई की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व वर्सेस मास नंबर, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। डिफाइन डाइपोल एंड डिस्कस इट्स डाइपोल मोमेंट। पहले से हमें पता है कि डाइपोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, भाई दो चार्ज होते हैं, ठीक है। दो चार्ज जो होते हैं वो स्मॉल चार्ज, वो क्या होते हैं, वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे अपने आप को क्या करते हैं, वो सेपरेट करते हैं। बहुत कम डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होती है, लेकिन हम समझने के लिए जो है डिस्टेंस काफ़ी ले लेते हैं, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो इसी को जो है डाइपोल हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टू स्मॉल चार्ज प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और अगर तुम्हें एग्जैक्टली वैल्यू देना है तो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होते हैं, तो दिस जो ये सिचुएशन है, इस अरेंजमेंट को हम डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, तो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी अगर होती है तो इट मस्ट हैव डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन होती कहाँ से कहाँ है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, तो वन ऑफ द चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज क्या होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। एक चार्ज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और दूसरी चार्ज नेगेटिव होती है, तो मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं कि दोनों सेम होती है। और एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को, कोई एक चार्ज को ले लो और उनके बीच की जो सेपरेशन है, उनको क्या कर दें, आपस में उनका प्रोडक्ट ले लें, मतलब q इंटू द डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो डिस्टेंस यहाँ कितनी है, d है, तो उनको उनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। और डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। क्लियर। लास्ट चीज कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर नेट फोर्स नेट टॉर्क क्या होगी, तो नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब इक्वल स्पेसिंग है, यूनि डायरेक्शनल इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, ये एग्जैक्टली वो डायग्राम जो है वही चीज़ शो कर रही है, इक्विडिस्टेंट है, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने डाइपोल रखा हुआ है तो तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए कि डाइपोल में एक्चुअली क्या है, तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। और प्लस क्यू चार्ज में एग्जैक्टली यहाँ पे जो है फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, प्लस क्यू ई, वो चार्ज इंटू वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इसलिए प्लस क्यू ई, यहाँ पे माइनस क्यू ई। तो इस तरह से क्या हो जाएगी कि जो दोनों फोर्सेस हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स कहाँ लगाती है, अपने डायरेक्शन के अपोजिट लगाती है। तो अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एरो देख सकते हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इधर लगेगी, और इस पर फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी। तो एग्जैक्टली दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन विल रिजल्ट इनटू जीरो, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ओवरऑल बात करें कि डाइपोल पे नेट फोर्स कितनी होती है, तो बिल्कुल जीरो होती है इफ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन इज कि नेट टॉर्क की बात क्या करें, तो टॉर्क हम जानते हैं कि टॉर्क के लिए क्या करेंगे, एक हमारा मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। जैसे मैं यहाँ पे अगर डिस्कस करूँ इसको, यहाँ देखें, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया।
अब यहाँ से हमने क्या किया, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, और इनके बीच की डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ज़्यादा डिस्कशन इसका रोटेशनल मोशन में है, क्लास 11th में ही था। तो रोटेशनल मोशन हम जानते हैं कि जो टाउ होती है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वो होती है आर क्रॉस एफ। आर क्या होती है, तो आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में। तो हमने देखो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये, और इसकी ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है, ध्यान रखना है, ये नहीं है, ये L है। अगर सपोज ये पूरा L है तो ये L/2 हो जाएगी, और अगर ये L/2 हो जाएगी तो ये L/2 साइन थीटा हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो L/2 साइन थीटा हो जाएगी। तो यहाँ से हम आसानी से क्या कर देंगे, L/2 साइन थीटा ये हो जाएगी R, और R क्रॉस F, और F कितनी है, तो QE है, QE है। तो एग्जैक्टली अगर एक चार्ज पे प्लस Q चार्ज पे अगर टॉर्क की बात करें तो हो जाएगी वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दैट इज L/2 साइन थीटा। ये टाउ 1 की बात हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें पता है कि Q इंटू L क्या होती है, अभी डिस्कस किया, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिसको हम P से लिखते हैं, तो ये P हो गया, और P साथ में क्या हो गया, E और बाई 2, और साथ में साइन थीटा। तो दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क ऑन चार्ज प्लस Q। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम इस पे टॉर्क निकालेंगे तो वो टॉर्क कितनी आती है, तो वो भी इतनी ही आती है, PE/2 साइन थीटा, वो टॉर्क भी इतनी ही आती है। तो ये टाउ 2 हो गए। अब एग्जैक्टली देखो टाउ जो है, टॉर्क जो है ना, दोनों चार्ज पे जो आई है, उसको हम देख सकते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर क्रॉस एफ, वेक्टर क्वांटिटी आर क्रॉस एफ। तो आर ये हो गई, ये आर हो गई, आर क्रॉस एफ। तो देखिए ये थंब कहाँ जा रही है, राइट हैंड थंब रूल लगाया है, तो ये थंब अंदर जा रही है, इनवर्ड जा रही है। इसके लिए बात करें तो ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये हो गया फोर्स, तो इनके बीच की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, ये वाली डी। तो अगर मैं आर क्रॉस एफ फिर से निकालूं तो आर क्रॉस एफ फिर से कहाँ जा रही है, आर ये हो गई, एफ इधर है, तो आर की तरफ जो है राइट हैंड को आर की तरफ रखेंगे और कर्ल करेंगे किधर, एफ की तरफ, तो थंब कहाँ जा रही है, इनवर्ड जा रही है। मतलब दोनों टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इनवर्ड। और इनवर्ड आने का मतलब ये हुआ कि बोथ आर हैविंग द सेम सेंस ऑफ रोटेशन। दोनों की जो है नेट टॉर्क आने वाली है, दे विल नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आती तो फिर हम कैंसिल आउट करते। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, नेट टॉर्क की वैल्यू जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टाउ नेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी टाउ 1 प्लस टाउ 2, और ये हो जाएगी PE साइन थीटा/2, P साइन थीटा/2 तो हो जाएगी PE साइन थीटा। और इसी को वेक्टर फॉर्म लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। ये हो गई नेट टॉर्क की वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेट टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान रख सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को प्लेस करते हैं तो नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो एंड नेट टॉर्क इज ऑलवेज नॉन जीरो। अगर इसी को मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूं और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, नॉन यूनिफॉर्म में, तो जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगी, इस वाले पे फोर्स होगी और इस वाले पे फोर्स होगी, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या होगी, समझेंगे। आपसे बार बार क्वेश्चन आता है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या बोर्ड हो, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्या कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगी, इट विल हैव डिफरेंट वैल्यू। और जब डिफरेंट वैल्यू होगी तो फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग है और उनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी, तो कैंसिल आउट हो ही नहीं पाएगी, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और जब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, इट विल बी ऑलवेज नॉन जीरो। लेकिन टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क जो है, देखो ध्यान से इसके फॉर्मूले फोकस करो, पी साइन थीटा, हमें पता है साइन कब जीरो होती है, अगर थीटा जीरो हो जाएगी तो साइन क्या हो जाएगी, ये टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द थीटा कि थीटा क्या है, ठीक है ना। तो टॉर्क जो है कभी भी जीरो हो सकती है, मे और मे नॉट बी जीरो, इसका आंसर होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखना होगा कि एंगल कितनी है, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स की बात करेंगे तो वो ऑलवेज जीरो, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो। क्लियर, डन, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिराइव फार्मूला, ये ऐसा क्वेश्चन है जो सारे लोगों का तैयार होता है कि लेंस इक्वेशन जो है देख कर जाना है, डिराइव करके जाना है, और इसको जो है बिल्कुल जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आने के चांसेस बार बार होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ऑलरेडी जो है हम लोगों ने इसका जो है
एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे किया हुआ है। एक कॉनकेव लेंस लिया हुआ है और इसके लिए हम लोगों ने जो सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है जानते होंगे। तो ये इस डेरिवेशंस को जो है यहाँ से देख सकते हैं, ऑलरेडी सबका तैयार होगा, ठीक है। बट फिर भी जो है एक बार लास्ट टाइम जो है जरूर उसको देख के जाएंगे, ठीक है ना। लेंस फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन को जरूर देख के जाएंगे। इवन दो यू आर प्रिपेयर, यू हैव प्रिपेयर्ड, एक बार जो है खुद डिराइव करके जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 3 नंबर का आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू, सो यू कैन जस्ट जो है go through it, ठीक है। let us move to the next question. what is the principle and working of AC generator? हमें पता है कि जनरेटर में क्या होती है। तो जनरेटर में बेसिकली EMF इंड्यूस होता है, और EMF इंड्यूस के लिए क्या होना चाहिए, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। और फ्लक्स में चेंज कैसे होता है, या तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज जो होती है वो होती है, जैसे वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी पाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स को शो कर रही है, वो हो जाएगी बी ए कॉस थीटा। अब फ्लक्स जो है देखो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तब भी फ्लक्स चेंज होगी, एरिया वेक्टर को चेंज करेंगे तब भी फ्लक्स चेंज होगी, और अगर थीटा चेंज होगी तब भी फ्लक्स चेंज होगी। तो फ्लक्स चेंज करने के तीन तीन तरीके हैं, ठीक है ना। तो जनरेटर में हम क्या करते हैं, जनरली जो है जो लूप होती है जो दो मैग्नेट्स के बीच में रखी हुई होती है, मैग्नेट्स क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और हम क्या करते हैं लूप को मैकेनिकली जो है हम क्या करते हैं उसको जो है मूव करते हैं, और जब वो मूव करती है तो उसकी एरिया वेक्टर और जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसके बीच की एंगल जो है लगातार चेंज होती जाती है, और जब एंगल चेंज होती है तो फ्लक्स चेंज होती है, और जब फ्लक्स चेंज होती है तो उसी फ्लक्स चेंज के रेट को हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, जो कि फैराडे का लॉ भी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, लुक हियर, AC जनरेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रख सकते हैं, अभी मैंने बताया मैकेनिकली हम जो है क्या करते हैं, लूप को रोटेट करते हैं, और रोटेट जब करते हैं तो फिर वो EMF जो इंड्यूस होती है, अगर हम क्लोज पाथ दे दें तो फिर क्या होगी, करंट फ्लो करेगी, और करंट जब फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रिंसिपल क्या है देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस करा रहे हैं, पिक द वर्ड, इंड्यूस करा रहे हैं, ठीक है ना, इंड्यूस करा रहा है। और EMF इंड्यूस जो होती है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू हम डिस्कस कर सकते हैं, डायग्राम एक बार तैयार करके जाएंगे, ठीक है। जनरेटर की डायग्राम और प्रिंसिपल उसकी क्या है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे दिखा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करती है, और कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, एग्जैक्टली यू कैन लुक हियर, मैकेनिकल एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें इधर, इसको जो है गो थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोकस करें, फाई, फाई जो मैं बता रहा था कि लुक हियर, फाई जो है वो है आपका बी ए कॉस थीटा, मैं ये बता रहा था। अगर नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा हैं तो एल लगा सकते हैं यहाँ पे, एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या करेंगे, फ्लक्स जो हो गई, और इसी थीटा को हमें पता है कि थीटा अपॉन जो टी होती है वो ओमेगा होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वी कैन रिप्लेस, क्योंकि वो जिस वेलोसिटी से रोटेट की जाती है लूप को, उसकी वेलोसिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोटेट हो रही है इसलिए ओमेगा की वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे देख भी सकते हैं एग्जैक्टली, ये हो गया आपका एन बी ए, ऑर्डर डिफरेंट है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। और फिर क्या करेंगे, फैराडे लॉ से हमें पता है कि ये जो फ्लक्स है उसको क्या कर देंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और ये माइनस साइन इस बात को शो कर रही है कि उसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है, जिसको हम लेंज लॉ में डिस्कस करेंगे। तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, और वो फाइनल जो मैक्सिमम जो आ जाती है वो आती है एन बी ए ओमेगा, मैक्सिमम EMF इंड्यूस हो जाती है एन बी ए ओमेगा। तो खुद से एक बार करेंगे कि ये फ्लक्स जो है बेसिक तरीका ध्यान रखें, इसको खुद से एक बार डिफरेंशिएट करें, एन बी ए क्या है, सब कुछ जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, और कॉस की डी टी के साथ क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन हो जाएगी, मतलब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, डी टी के रेस्पेक्ट में, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा जनरेटर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं, स्टेट्स बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर डिफाइनिंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स। हमें पता है कि जो बोहर साहब ने क्या किया
कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में ऐसे नहीं कि वो मूव कर सकते हैं, उनकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है कि वो ऑर्बिट जो है कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे फर्स्ट ऑर्बिट होगी, कितने डिस्टेंस पे सेकेंड ऑर्बिट होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो एंगुलर जो मोमेंटम होती है, एंगुलर मोमेंटम जो होती है, जो जिसको हम MVR बोलते हैं, ठीक है, वो h/2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल होती है। मतलब n की यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ से जो भी r की वैल्यू आएगी वो r की वो वैल्यू होगी जो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से। फिर सेकेंड ऑर्बिट की डिस्टेंस चाहिए तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, तो एक्जैक्टली जो है यहाँ से r की वैल्यू आती है, मतलब इट हैज़ डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है ना, तो मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि हर जगह ऑर्बिट होते हैं और हर जगह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है, नहीं नहीं, जो है जैसे हमें पहले पहले से पता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.529 या 0.53 बोल सकते हैं, ऐसे बोल दें 0.53 n² बाई जेड इंटू एंगस्ट्रॉम। ये हमें पता है, ये जो बेसिक फॉर्मूला होता है रेडियस का। अब यहाँ पे क्या करें, n की वैल्यू रखते जाए, फर्स्ट की चाहिए, सेकंड की चाहिए, तो एग्जैक्टली जो है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए, और भी इसके रूल्स हैं, तो लेकिन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की ही पूछी गई है, तो इसलिए ये जो है इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, प्रपोज बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड डिराइव फार्मूला ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना, भाई टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, इसका जो पूरा डेरिवेशन जो है करके जाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होती है kJd², पता ही है r², ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही फॉर्मूला है KQ1Q2/r², और ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी जो mv²/r के इक्वल होगी। जब मैं जो है बस इक्वेशन लिख रहा हूँ, इससे आगे जो है, और दूसरी इक्वेशन अभी लिखा था क्या, mvr = nh/2 पाई। ठीक है ना, ये हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते ही हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं KQ1Q2/r। इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से आ जाएगी r की वैल्यू, और r की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो सारे डेरिवेशंस जो हैं करेंगे, और जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, रेडियस आ जाएगी 529 n² बाई जेड एंगस्ट्रॉम। हमें तो यहाँ पे केवल एनर्जी की ही बात करनी है, लेकिन मैं पूरी बात कर रहा हूँ। और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, 2.18 इंटू 10⁻⁶, और ये हो जाती है z/n मीटर/सेकंड। मैं मीटर/सेकंड में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अब हमें z और n वेरी करेगी, और इस तरह से वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हम निकालते जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में निकालनी है, सेकंड में निकालनी है, थर्ड में निकालनी है। ठीक है, और इस तरह से जब टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और आप अपने को रिलेशन भी पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, ठीक है, रिलेशन ये पता होना चाहिए। भाई टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। तो हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी डिस्कस करना है, तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, -13.6 z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ध्यान रखना है इस चीज़ को एग्जैक्टली। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में निकालनी है, तो ग्राउंड स्टेट में एग्जैक्टली मेंशन है कि n की वैल्यू कितनी है, 1 है। और किसके लिए निकालनी है, तो मान लेंगे सपोज हाइड्रोजन के लिए, तो अगर हाइड्रोजन के लेंगे तो 1 हो जाएगी, तो आ जाएगी वैल्यू कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमें मेंशन नहीं है तो क्या कर लेंगे, जेड के फॉर्म में आ जाएगी, और जेड की जो भी वैल्यू गिवन होगी वो जेड की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगी एनर्जी के लिए इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। Next, define self-inductance, writes its unit, derive an expression for self-inductance of long solenoid of length L, cross-sectional area A having n number of turns। ठीक है, देखें इधर, हमें पता है कि एक बार इसको रीड आउट करें, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस induction of a coil is numerically equal to the number of magnetic flux linkages with the coil when unit current is flowing through the coil।
इट्स एसआई यूनिट इज हेनरी। ठीक है ना, तो आसानी से इस चीज़ को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। अपने लैंग्वेज में लिखेंगे ज़्यादा आसान रहेगा। फाई इक्वल्स टू एल आई, तो यहाँ से एल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फाई अपॉन आई हो जाएगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू एल, और इसी एल को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। वही चीज़ एग्जैक्टली लिखी हुई है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। इस करंट को अगर हम 1 बोल दें, 1 एम्पियर बोल दें, तो एल किसके इक्वल हो जाएगी, फाई के इक्वल हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि फाई इक्वल्स टू एल आई, और यहाँ से आई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फाई अपन आई हो जाएगी। और फाई क्या होती है, फ्लक्स, और फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये पूरा चीज़ जो है पिक्चर दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हमें पता है कि नेक्स्ट थिंग सोलेनॉइड के लिए, तो सोलेनॉइड के लिए पहले से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है कि वो क्या होती है, और इसका डेरिवेशंस भी है, इसको भी देख सकते हैं। और वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन ये क्या होती है, टर्न डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ, उसको टर्न डेंसिटी बोलते हैं। ये n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, l जो है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, और ये हो जाती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। जब हमें पहले से देखो पता है मैग्नेटिक फील्ड, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स निकाल लेंगे, देखो ये फ्लक्स फाई इक्वल्स लिखा हुआ है बी ए, बी वो डिस्कस किया वहाँ पे, म्यू नॉट एन आई यहाँ पे, और उसी एन को क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एन बाई एल, जो कि टर्न डेंसिटी है, तो म्यू नॉट एन आई ही है, और इनटू ए, तो फ्लक्स निकाल लिया। और एक बार जैसे ही फ्लक्स निकाल लिया तो उसको फाई को क्या कर दिया, एल आई से इक्वेट कर दिया। तुम्हें जो है अपने हैंड से अपने जो है चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो चीज़ें जहाँ सिंपल लगेंगी। ठीक है ना, तो सीधा जो है फाई निकाला और फाई को एल आई से इक्वेट कर दिया, और इक्वेट जब करेंगे और एग्जैक्टली जो है ये एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और अगर मीडियम इंसर्ट करेंगे तो म्यू आर से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एग्जैक्ट जो रिलेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, तो बिल्कुल जो है इसको तैयार करके जाएंगे, बट अपने राइटिंग में और अपने जो है तरीके से जब करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। बेसिक कोर कंसेप्ट को समझें कि फाई निकाल लिया, फाई को एल आई से इक्वेट कर दिया, और आई इक्वल्स टू हो जाएगी फाई, अब एल इक्वल्स टू हो जाएगी फाई बाई आई, और फाई निकालने का तरीका हमें मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हमें पता है कि ट्रांसफार्मर जो होती है वो क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होती है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि जो है एक कॉइल में जो है हम करंट फ्लो कराते हैं, फ्लक्स चेंज करते हैं, दूसरे कॉइल में क्या होती है, करंट इंड्यूस होती है। नहीं, एग्जैक्टली यही था। और इसमें दो तरह के कॉइल होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, दूसरा चीज इसमें एक और क्वेश्चन है कि मेंशन द रीजन फॉर एनर्जी लॉसेस। तो हमें पता है कि फ्लक्स लीकेज होती है, नहीं, और हीट लॉस भी होता है, यहाँ पे सारे जो है मेंशन किए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूल हीटिंग एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, अगर वायर होती है तो उसमें इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फ्लक्स लीकेज होती है, कुछ ना कुछ तो एयर होती है, एयर अगर होगी तो कुछ ना कुछ पूरी की पूरी फ्लक्स जो है ट्रांसफर नहीं हो पाती है उस कॉइल पे। ईडी करेंट्स भी होते हैं, कुछ इरेगुलर लूप्स डेवलप हो जाते हैं, उसमें करंट डेवलप होती है, उसका हम यूज़ नहीं कर पाते तो उससे हीटिंग इफेक्ट आती है, तो उससे भी एक तरह से लॉस हो रही है, और हिस्टेरिसिस लॉस तो होता ही है। ठीक है ना, तो ये सारे जो है ये रीजंस हो गए, कि ये तरीके हो गए कि एनर्जी लॉस होने के। और लास्ट चीज, टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि लो हिस्टेरिसिस लॉस और हाई परमेबिलिटी एंड हाई ससेप्टिबिलिटी, ये दो क्वालिटी होनी चाहिए जो है मटेरियल में, जो जिसका हम कोर बनाने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसका डायग्राम भी क्लियर होना चाहिए, डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ठीक है ना, इसका जो है प्रिंसिपल ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, derive the expression for the capacitance of parallel plate capacitor having plate area। exactly सभी लोग का तैयार होगा। C इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पता है, यहाँ पे का दो प्लेट हो गया, और ये हो गई इनके बीच की सेपरेशन, जिसको हम D लिखते हैं, और जो है ये हो गई प्लेट की एरिया। सपोज ऐसा ऐसा बना दिया, ये प्लेट की एरिया हो गई, ये एग्जैक्टली ये भी ऐसे हो गई, नहीं, ये भी A हो गई, और इनके बीच की ये एरिया, ये डिस्टेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले निकालते हैं इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज,
और फिर चार्ज से क्या निकालते हैं, जब चार्ज सेपरेटेड होते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो क्या डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस से हम फिर क्या कर लेते हैं, कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V। तो वहां से ये आ जाएगी वैल्यू। देखें इधर, लुक है, दो प्लेट हो गए, हमने ऐसे डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है ना। ये आपका एरिया हो गया, प्लेट्स हो गए, प्लेट्स पे चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया, नेगेटिव चार्ज की एक्युमुलेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीधा जो है हमें काम पे फोकस करना चाहिए। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज बॉडी के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लेट की वजह से उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो आउटवर्ड होती है। तो आउटवर्ड होती है तो ध्यान रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है केवल इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है, आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है। और वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू जो है इतनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब सुनिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि यहाँ से E इक्वल्स टू सिग्मा, और सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको हम लिख सकते हैं Q/A। तो लिखा हुआ है यहाँ पे Q/A इंटू एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हमें पता है इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हमने D बोला था, तो यहाँ D लिखा हुआ है, इक्वल्स टू V/D। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार V की वैल्यू आ गई तो एग्जैक्टली C इक्वल्स टू Q/V लगा देंगे, तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला तब है जब कोई भी मीडियम इंसर्ट नहीं की गई है प्लेट के बीच। अगर हम मीडियम इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे ER से जो है उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगी ER इंटू E0 A अपॉन D। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीडियम इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है काफ़ी आते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बायो-सैवर्ट लॉ बहुत फेमस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ऐसे क्वेश्चन को प्रिपरेशन करके जाते हैं, और जो है बिल्कुल जाना भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके। क्यों, क्योंकि बहुत ही मतलब अगर क्वेश्चन देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन जो है बार बार ये क्वेश्चन पूछी गई है। बायो-सैवर्ट लॉ बहुत ही फेमस लॉ है, तो इसको जो है पहले तो एक करंट एलिमेंट बना देंगे, उससे r डिस्टेंस पे जो है क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लॉ होती है, पढ़ के देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बायो-सैवर्ट लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टाइनी करंट एलिमेंट एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली जो है इस चीज को यहाँ से रीड कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है। ये है करंट एलिमेंट जो IDL है, करंट एलिमेंट है I इंटू DL। क्या है, तो DL की वैल्यू वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की होती है, ठीक है ना। तो जो DL की डायरेक्शन होती है वही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं, और इसका जो है इसका वेक्टर फॉर्म भी देख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो I है ये करंट, और DL क्रॉस R, और अपॉन ये हो जाती है R3, ठीक है ना। तो बायो-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म जरूर देख के जाएं, ठीक है। और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन इससे अटैच है कि किसी भी करंट है और उससे किसी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो एग्जैक्टली करंट की वैल्यू यहाँ और R की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो एग्जैक्टली वो जो है वैल्यू क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल जो है बायो-सैवर्ट लॉ क्या होती है, और उसका स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, और उसके लिए जो है बाकी सारे बॉडी के लिए लाइक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन, explain the cell functioning of solar cell using PN junction, how is Zener diode used as regulator या voltage regulator, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन देखेंगे, इधर मैं शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक आपका हमने एक P टाइप ले लिया और N टाइप ले लिया। पता है P टाइप में क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और N टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मेजॉरिटी चार्ज करिए E ऐसे बना दिया,
और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे मेजॉरिटी चार्ज के लिए। दैट डज नॉट मीन कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, होंगे लेकिन बहुत कम ही नंबर में होंगे। तो यहाँ पे हमने बना दिया थोड़े से इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बना दिया थोड़े से होल, ठीक है ना। अब ये सिचुएशन हो गई। अब एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन दे विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो n से p की तरफ मूव करेंगे और जो होल्स हैं वो p से n की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली जो है इस तरह से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, और डिफ्यूजन जब स्टार्ट होगी तो जब इलेक्ट्रॉन्स n से p की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या डेवलप होगी, किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो उस एटम क्या होती है, वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है उसके ऊपर, मतलब पॉजिटिव इमोबाइल आयंस जो है वो इस साइड डेवलप होते जाएंगे। इस तरह से जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगी उतने ज़्यादा पॉजिटिव इमोबाइल आयंस डेवलप होंगे। और यहाँ से जब होल्स हैं, होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो जब ये इधर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस जो हैं डेवलप हो जाएंगे। और इस तरह से जब ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की एक्युमुलेशन होगी तो चार्ज की एक्युमुलेशन से क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के लॉन्ग जो है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाती है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, होल्स है, और होल्स कहाँ पे होंगे, मतलब होल्स को कहाँ से कहाँ भेजेगी, एन से पी की तरफ भेजेगी। और जब एन से पी की तरफ भेजेगी तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे होल्स जो है वो काफी कम है, मतलब होल्स जो लो कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन से वो कहाँ जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। देखो यहाँ पे जस्ट अगेंस्ट द डिफ्यूजन हो रही है प्रोसेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होल्स को n से p भेज रही है और इलेक्ट्रॉन को p से n भेज रही है, मतलब जो इसके वजह से एक तो डिफ्यूजन करंट हो गई कि डिफ्यूजन की वजह से जो करंट आ रही थी वो डिफ्यूजन करंट हो गई, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। तो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, n से p, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, P से N की तरफ होगी, किसकी, तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। ये डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन हो गई। और जो ड्रिफ्ट करंट होगी तो ड्रिफ्ट कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, मतलब होल्स कहाँ से, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, P से N की तरफ जा रहे हैं। जब P से N की तरफ जा रहे हैं तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगी, N से P की तरफ, मतलब N से P कौन सी करंट जाएगी, वो जाएगी ड्रिफ्ट करंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट हो जाएगी। और एक बार जब धीरे धीरे जो है ड्रिफ्ट करंट ग्रो करके वो डिफ्यूजन करंट के इक्वल हो जाती है, मतलब डिफ्यूजन करंट शुरू में मैक्सिमम होती है, ड्रिफ्ट करंट जीरो होती है, और जैसे जैसे डिफ्यूजन होगी वैसे वैसे एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज विल लीड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे, और इस तरह से ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम पे दोनों करंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नेट करंट इन द सिस्टम बिकम्स जीरो। और तब जो है जो सिचुएशन अराइज होती है उसी को हम बोलते हैं कि इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन फॉर्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली अब उसके बाद जो है एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ सोलर सेल। तो सोलर सेल में कोई बायसिंग नहीं होती है, हमें क्या करते हैं, ईएमएफ डेवलप करना होता है। तो डेवलप करना होता है तो बस इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। अब ये जो रीजन डेवलप होती है ना, ये हो जाती है पीएन जंक्शन, मैं इसी में डिस्कस कर रहा हूँ। सोलर सेल में हम क्या करते हैं कि इस वाले रीजन को जो है थोड़ा सा हम लार्जर बनाते हैं, डिप्रेशन रीजन को क्यों ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फॉल करे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फॉल करेगी तो क्या होती है कि उस लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, जो कि पहले क्वेश्चन में बताया था। और वो फोटॉन्स जब इन जो मटेरियल के ऊपर फॉल करते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं। अगर फोटॉन्स के पास उतनी एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिबरेट होंगे, और एक बार जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एन की तरफ और होल चले जाते हैं पी की तरफ। इस तरह से दोनों को रिकम्बाइन होने से पहले जो है सेपरेट कर दिया जाता है और इनको दूर दूर से कलेक्ट कर लिया जाता है। और जैसे जैसे कलेक्ट करते जाते हैं वैसे वैसे चार्ज की एक्युमुलेशन बढ़ती जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंक्रीज होती जाती है। और फाइनली जो है इसी पोटेंशियल डिफरेंस से की वजह से हम क्या करते हैं, जैसे सर्किट क्लोज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस हो जाती है, और उस करंट से हम फिर क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, मतलब चार्जिंग में हो गई इस्तेमाल, ठीक है। तो इस तरह से सोलर सेल जो है फंक्शन करती है। तो एग्जैक्टली यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। और फिर तीसरी चीज, जेनर डायोड यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो देखो वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, जब वोल्टेज जहाँ फ्लक्चुएट कर रही है, जब वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, करंट काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो अगर चाहे करंट में कितने भी ज़्यादा चेंजेस हों, अगर किसी डिवाइस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट चाहिए
तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर मतलब स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। एग्जैक्टली, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस वर्ड स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर एक्चुअली क्या करती है, वो जिस डिवाइस के क्रॉस कनेक्टेड होती है उस डिवाइस के क्रॉस जो है पोटेंशियल को कांस्टेंट रखती है। ठीक है, अब पोटेंशियल को कांस्टेंट रखती है कैसे, तो जीनर डायोड को हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में जो है उसको पहले तो अटैच करते हैं। रिवर्स बायस जानते हैं, पी को अगर लो पोटेंशियल से अटैच करेंगे, एन को हाई पोटेंशियल से अटैच करेंगे, तो ये हो जाएगी रिवर्स बायस की कंडीशन। और अगर इसको अटैच कर दिया तो यहाँ पे क्या होता है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ कि ये रिवर्स बायस की कंडीशन और ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। तो पहले तो करंट बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। और अगर अचानक से करंट बढ़ती है, अचानक से करंट बढ़ती है, तब भी जो है पोटेंशियल देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट ही बनी हुई है, पोटेंशियल कांस्टेंट ही बनी हुई है। लार्ज फ्लक्चुएशन इन करंट आई है, करंट जो होती है वो रिवर्स बायस में काफ़ी कम होती है, मतलब उसको हम माइक्रो एम्पियर में बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका माइक्रो एम्पियर में है करंट। ठीक है, और जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट होती है वो मेजॉरिटी चार्ज करंट की वजह से होती है, तो वो करंट किस में होती है, मिली एम्पियर में होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये मिली एम्पियर में होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस ग्राफ पे फोकस करेंगे। ग्राफ में क्या है, ये करंट जो है काफ़ी एब्रप्टली चेंज हो रही है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट बनी हुई है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट बनी हुई है मतलब ये जो है हाई डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन इन करंट को हैंडल कर सकती है। और इवन दो देयर इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल अक्रॉस दैट डिवाइस, तो वोल्टेज जो है इस तरह से रेगुलेट हो गई। रेगुलेट का मतलब क्या हुआ, हमने उसको जो है कंट्रोल कर लिया है, कि मतलब उसकी एक फिक्स वैल्यू जो है उस डिवाइस के अक्रॉस अगर मिलती रहेगी तो वो डिवाइस जो है बर्नआउट नहीं होगी। एंड दिस इज हाउ द जीनर डायोड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है ना, ये स्पेशल पर्पस हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन होती है जो सी जेनर ने इसको डिस्कवर किया, और फाइनली जो है इसको इसको फाइनली जो हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं, और रिवर्स बायस में यूज करते हैं और किस तरह से ये वोल्टेज को रेगुलेट करती है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट लेंज लॉ एंड इट्स कंजर्वेशन। लेंज लॉ क्या है, तो लेंज लॉ जो है वो इस बात को बताती है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ इंड्यूस जो होती है, जो करंट होती है, इंड्यूस करंट जो होती है, उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताने का काम करती है लेंज लॉ। ठीक है ना, लेंज लॉ कहती है सिंपली कि जिसने उस करंट को प्रोड्यूस किया, जिसने उस फ्लक्स को प्रोड्यूस किया है, उसको अपोज करती है। लाइक मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कि यहाँ पे आपका ये ऐसा जो है, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उस ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, इनसाइड है। अब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप है, अभी इतना एरिया जो है वो लूप की एरिया है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली ये जो साइड है वो स्लाइड हो सकती है, स्लाइड होके मान लो वो आ गई, यहाँ पे आ गई, तो कॉन्स्टेंटली जो एरिया इनसाइड द लूप जो है वो डिक्रीज कर रही है। और जब डिक्रीज करेगी एरिया तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगी, बताया था एन बी ए कॉस थीटा। ए अगर डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स डिक्रीज करेगी, और फ्लक्स डिक्रीज करेगी तो क्या होगी, जो उसके वजह से जो करंट इंड्यूस होगी, ध्यान से सुनना, वो चाहेगी कि सपोर्ट करेगी, मतलब जो डिक्रीजिंग फ्लक्स है उसको सपोर्ट करेगी। तो ऑलरेडी देखो पहले से मैग्नेटिक फील्ड किधर थी, इनसाइड थी, तो वो जो इंड्यूस करंट होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी ताकि उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इसको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो खुद सोच सकते हैं कि अगर ये लूप है तो अगर इसमें करंट, इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगी सपोज, तो अगर ऐसे फ्लो करेगी तो फिंगर को हम किस तरह से प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फील्ड कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ। क्या बाहर की तरफ सपोर्ट करना हुआ क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रही है तो वो इंड्यूस करंट जो है इस तरह से उसकी डायरेक्शन होगी ताकि उसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो उसको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करने का मतलब इट विल हैव सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, और पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड है ओरिजिनल वो कहाँ पे है, इनसाइड है, तो ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, वो इनसाइड प्रोड्यूस करेगी। तो करंट की डायरेक्शन ये नहीं होगी, कैसे होगी, तो उसकी डायरेक्शन इधर से होगी। क्यों, क्योंकि जब इधर से होगी तो देखो ये ऐसे, ये इसको इस तरह से सेट करेंगे तो थंब कहाँ जा रही है, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें पता चल गया लेंज लॉ के हेल्प से। तो इस तरह से हमें क्या होता है, लेंज लॉ जो है इट हेल्प्स अस इन
डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? ठीक है। और बाकी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हमें पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। लुक हियर, यहाँ पे भाई एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया और हमें पता है कि वायर की एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ए ले लिया, उसकी लेंथ ले लिया, एरिया इंटू लेंथ क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। और उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है करंट जो है हमें चार्ज आ जाएगी। अगर उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगी, और उसी टोटल चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। तो आई इक्वल्स टू जो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है वो क्या आती है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। वी डी क्या है, जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से ये जो है मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अब सीरीज ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट के लिए हमें पता है कि जेड निकालना है। सबसे पहले हम जेड निकालेंगे। तो जेड क्या होता है, तो जेड जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, जेड का फॉर्मूला, जेड क्या होती है, तो इम्पिडेंस होती है। तो इम्पिडेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक हियर, जेड इक्वल्स टू हो जाती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल एक्सी क्या है, यह है इंडक्टिव रिएक्टेंस, यह है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये है रेसिस्टेंस, हमें पहले से पता है। तो इससे हम जेड निकाल देते हैं। ठीक है ना, जेड क्या है, बेसिकली ये इम्पिडेंस है, नेट अपोजिशन है। ठीक है ना, तीनों डिवाइसेस कनेक्टेड है, एलसीआर सर्किट है, तो एल की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। तो एग्जैक्टली हम जो है सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमें पता है कि एक्सेल जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर फोकस करो। एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा एल, अब ओमेगा एल में क्या क्या गिवन है, तो ओमेगा, ठीक है, यहाँ से ओमेगा अगर नहीं गिवन होगी तो इसको 2 पाई एफ लिख देंगे, इंटू एल कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से एक्सी क्या होती है, तो 1 बाई ओमेगा सी होती है। फिर से वही चीज़, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ इंटू सी, तो इससे एक्सी आ जाएगी, आर तो गिवन ही है, तो इससे जेड निकाल लेंगे। और जेड जैसे निकालेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे करंट, भाई हमें पता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई जेड या आई आर। तो यहाँ पे जेड लेंगे तो जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, या आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, V अपॉन जेड, तो उससे करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो एक्सएल और एक्सी को आपस में इक्वल कर देंगे, मतलब ये वैल्यू जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जेड किसके इक्वल हो जाएगी, आर के। और जब जेड आर की इक्वल हो जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगी कि उस टाइम पे करंट मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि जेड मिनिमम हो जा रही है, पोजीशन मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। और उस करंट की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, V इक्वल्स टू आई जेड ना बोलकर क्या बोलेंगे, आर हो जाएगी, क्योंकि जेड उसमें आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर। लेकिन ये कब होती है, जब एक्सएल एक्सी के इक्वल होती है, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इधर इसको। लुक हियर, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो वही निकाला है यहाँ से, वी नॉट को एग्जैक्टली हमने पहले क्या निकाला, जेड निकाला, और करंट निकालने के लिए क्या किया, वी को जेड से डिवाइड कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, और फिर करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने क्या बोला, एक्सएल को एक्सी से इक्वल कर देंगे। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी क्या होती है, 1 बाई ओमेगा सी, आपस में इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स पता है कि जो न्यूक्लियस होती है, जो उसकी स्टेबिलिटी होती है, उसके लिए जो बिल्कुल जो मेन फोर्स होती है वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं उनके पास क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है। और ये रिपल्सन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्यों, क्योंकि जो उनको आपस में जोड़ने वाली फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम होती है। तो ओवरऑल जो है रिपल्सिव वाली फोर्स जो है डोमिनेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल रहती है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है, तो पहली बात तो क्या हो गई, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स फाउंड इन द नेचर। ठीक है, और वो क्या करती है, वो डिस्टेंस पे हाईली सेंसिटिव होती है, मतलब जैसे ही डिस्टेंस की वैल्यू 3 to 4 पायरोमीटर के नीचे होगी, कम होगी, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगी। और जैसे ही उससे डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो ये इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ठीक है ना, और ये स्पिन पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, ये सेंट्रल फोर्स होती है कि नहीं करती होती है,
ये जो है स्पिन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होती है, नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, हाईली सेंसिटिव होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, ठीक है ना। ये सारे फीचर्स हो जाएंगे न्यूक्लियर फोर्स के। तो यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है ना। और ईएम वेव तो कौन सी, अल्ट्रावायलेट यूज करते हैं, ताकि उससे जो है प्रिसीजन जो है बहुत अच्छी आती है। तो अल्ट्रावायलेट जो है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, पहले सब लोग जानते हो भी होंगे कि ये अल्ट्रावायलेट हो गई। अल्ट्रावायलेट की जो है यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है ना। तो इसकी यूज करते हैं, प्रिसीजन ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और बस ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मूव करते हैं, वो आपका हो गया ये explain briefly how the phenomena of total internal reflection and reflection is used in फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स में पता है कि टीआईआर की फिनोमेना होती है, उसमें जो है दो मटेरियल होते हैं, ठीक है। उसमें अब क्या होती है कि टीआईआर की कंडीशन हमें पहले से पता है। टीआईआर में क्या होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है वो क्या होती है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे फॉल करती है। जब ज़्यादा एंगल पे फॉल करती है तो क्या होती है, वो लाइट जो है उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, मतलब उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑलरेडी जो है कंडीशंस हम जानते हैं। और बाकी रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो डायग्राम इसका बना सकते हैं कि रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या कर सकते हैं, मिनिमम डेविएशन की डेविएशन क्या होती है। तो ये आपका बस ये प्रिज्म हो गया आपका, ट्रायंगुलर प्रिज्म, इस पर एक लाइट गई, इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया। इसकी लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी, और फिर ऐसे जाती, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन हो जाती, ठीक है। और फिर ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, और ये फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। तो एग्जैक्टली इसको थोड़ा डॉटेड करके इसको यहाँ बना दिया। अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाती है, इसको मान लो थीटा बोल देते हैं। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी आई। और ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच की एंगल क्या होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको R1 बोल दिया है। और यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है उसको मैं R2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखेंगे R2 बोल दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से क्लियरली जो है एक तो लगा देंगे R1 प्लस R2, क्लियरली डायग्राम में दिख रहा होगा कि R1 प्लस R2 प्लस थीटा किसकी इक्वल हो जाएगी, 180 डिग्री की इक्वल हो जाएगी। दूसरा क्वाड्रिलेटरल में देख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल थीटा किसके इक्वल हो जाएगी, वो भी 180 डिग्री की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी, ओके। और उसके बाद दूसरी चीज़, अब हमें निकालना है डेविएशन। तो डेविएशन होता क्या है, ओरिजिनल पाथ से जितने एंगल से डेविएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओरिजिनल पाथ देखो इसकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी, डेविएशन हो जाएगी I माइनस R1 हो जाएगी डेविएशन इस वाले लाइट की। इसकी डेविएशन कितनी हो जाएगी, तो इसकी एंगल ऑफ कितनी है, तो यह इसकी एंगल है नॉर्मल, और ये इमरजेंट रे होती है तो इसकी एंगल हो जाएगी एंगल ऑफ इमरजेंट। तो इसकी डेविएशन हो जाएगी E माइनस R2। तो यहाँ हो जाएगी, दोनों के डेविएशन को हमने क्या कर दिया, E माइनस R2 जो है, और ये हो जाएगी नेट डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। खुद से निकाल सकते हैं नेट डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से निकालेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी I प्लस ई, आई प्लस ई, और साथ में क्या हो जाएगी माइनस R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो हो जाएगी I प्लस ई माइनस ए, और ये हो जाएगी नेट डेविएशन की वैल्यू। देखो अभी हमने नेट डेविएशन निकाला है, और नेट डेविएशन के लिए आगे चल के हम क्या करते हैं, मिनिमम डेविएशन की बात की गई है। तो मिनिमम डेविएशन में हम क्या करते हैं, आई को ई के इक्वल कर देंगे। तब जब आई को ई के इक्वल कर देंगे तो अपने आप यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डेल मिनिमम इज इक्वल्स टू हो जाएगी आई प्लस ई, मतलब दोनों को आई कर सकते हैं, तो हो जाएगी 2i माइनस ए। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, आई की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हमें जो है ऑप्टिक्स इक्वेशन करने के लिए स्नेल्स लॉ पे पकड़ होना चाहिए। स्नेल्स लॉ से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, लगा सकते हैं। मान लो ये प्रिज्म जो है
जिस मीडियम की बनी है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगी, 1, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है तो एयर में है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गई, इनटू साइन आई, ये हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनटू जिस मीडियम में गई है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एंगल कितनी है तो साइन R1 हो जाएगी। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। आसानी से इक्वेशन ये बन जाएगी। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगी E इंटू 1 इंटू साइन ई, और ये हो जाएगी 2। और इस तरह से जो है आसानी से हम यहाँ पे आई की वैल्यू रख देंगे और R1 R2 जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या कर लेंगे, स्नेल्स लॉ पे पकड़ होना चाहिए तभी जाकर ऑप्टिक्स, तो इसको एक बार डिराइव कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो you cannot reduce the whole physics syllabus to the 20 question, but just we have given a try to capture those questions which have higher probability to come in the examination. So you can always go through these questions, but it will be very good if you go through the whole syllabus. लेकिन अगर मान लो बहुत लोगों का तैयार नहीं है, लास्ट टाइम पे रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक को तो बिल्कुल मिस ना करें, जरूर देख कर जाएं और इसके आसपास के डिस्कशन को भी एक बार देख के जाएं। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन डिकोडिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी जो है क्वेश्चंस जो है काफ़ी अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लग गए हैं। सो यू कैन नॉट जस्ट मग इट अप, ठीक है ना, समझ के जाना होगा। और डायग्राम वाले जो पार्ट हैं उसको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जब टाइम ज़्यादा लगने लग जाएगा और डायग्राम बनाने में समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस जो है डेंट हो जाता है और फिर हम बाकी जो है जो राइटिंग वाला पोर्शन होता है उसमें हम ज़्यादा समय दे नहीं पाते हैं और फिर हमारा पेपर जो है उतना अच्छा हो नहीं पाता है। तो उसका ध्यान रखेंगे। बाकी यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चंस और बाकी पूरा सिलेबस को एक बार जो है अपनी आंखों से गुजार लें, सबको रिवाइज कर लें, सो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं रखते हैं, इतना ही, ठीक है। थैंक यू। चलिए बेस्ट विशेस फॉर द बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।